का जो माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं, सर्वर जाति के लोग हैं, यहाँ पर जगह जगह पंचायतें चल रही थी, धारा 144 लगी हुई थी और यहाँ पुलिस पीछे खड़ी हुई है। लोग धमकियाँ दे रहे हैं खुलेआम, मैसेज द्वारा धमकियाँ दे रहे हैं, फ़ोन द्वारा धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति पुलिस नहीं संभाल पा रही थी। सरकार के समर्थक जो हैं वो ये लोग, उनका ये मानना है शहर, प्रदेश और पूरे देश में कि ये जो रात में पुलिस ने किया, वो उनकी पक्ष लेते हुए कहते हैं कि रात में जो उन्होंने किया उसके पीछे ये वजह थी कि आप लोग हंगामा करने वाले थे अगले दिन तमाम राजनीतिक दलों के सामने। जो हिंदू रीति रिवाज में बात होती है, जो अनविवाहिता जो बेटी होती है उसको हम लोग दफनाते हैं, जो विवाहित होती है तो उसको जलाते हैं। सर पर हम लोग को तो इससे ऐसा मौका भी नहीं दिया और जो डेड बॉडी जो जलाई गई थी प्रशासन के द्वारा, हमें ये भी नहीं पता वो हमारी बहन की थी या किसी और की थी। और कई लोगों ने तो आप पर ही आरोप लगा दिया था कि आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि आप पर भी आरोप लगाया गया था कि आपने ही पीड़िता के साथ मारपीट कर दी थी। देखिए, अभी तक घटना के हुए आज 1.5 साल हो गया। गांव का एक आदमी छोड़ो, एक बच्चा तक नहीं यहाँ पूछने आया कि आप लोग क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो और क्या कर रहे हो, ये तक पूछने नहीं आया। तो क्या उम्मीद करते हैं? सरकार ने तो नौकरी और आवास के लिए भी बोला था, लेकिन आज तक सरकारी नौकरी और आवास वगैरह कुछ नहीं, ना नौकरी दी ना आवास दिया। वो सरकार अभी जो कामें कर रही है वो सब जातिवादी के उस पर काम कर रही है। अगर देखिए, मनीष गुप्ता, उसका हत्याकांड होता है, उसको मुआवजा मिलता है, तुरंत नौकरी दी जाती है, सारी चीज़ें दी जाती हैं। और हमारे यहाँ तो मुआवजा भी सब जाति को देख कर मिलता है, नौकरी तो मिली नहीं है, आवाज भी सब जाति देख कर, न्याय भी हमें उम्मीद है कि वो जाति देख कर भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ एक ऐसी जगह, जो जगह शायद आप लोग भूल रहे होंगे, लेकिन देश का इतिहास आपको भूलने नहीं देगा। 14 सितंबर 2020 की वो डेट याद रखिए, जब एक लड़की के साथ हाथरस में एक घटना घटती है, रेप कांड होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है 29 तारीख को, और उसके बाद से वो सिलसिला शुरू होता है राजनेताओं का इस दरवाजे पर आने का। अभी तक न्याय नहीं है, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। पूरा परिवार यहाँ गांव में अभी वैसी ही ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ पर हम लोग जब यहाँ से गांव से आ रहे थे, जब ये रास्ता तय किया, तो हमें कई लोगों ने बताया कि सीआरपीएफ की वहाँ पर सिक्योरिटी है। हमने कहा 1.5 वर्ष हो चुका है, 1.5 वर्ष में सीआरपीएफ की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब यहाँ आए, देखा, तब यहाँ पर सच में हमें पता चला कि सीआरपीएफ की तरफ पूरी मौजूदगी है। एक बाकायदा हमसे अटेंडेंस ली गई है, अटेंडेंस के तौर पर, यानी कि तमाम मीडिया वाले, क्योंकि चुनाव करीब हैं तो मीडिया वाले दोबारा फिर से आ रहे हैं। तो उन्हीं लोगों, अभी देखिए यहाँ पे चौकसी जो इन लोग कर रखी है इन लोगों ने इतनी, इसकी वजह अभी हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। हमारे साथ जो पीड़िता थीं, उनके भाई हैं बातचीत करने के लिए, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ आने की वजह, आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि चुनावी समय चल रहा है, तो यहाँ आने की वजह चुनावी है। तो यहाँ आने की वजह चुनावी नहीं है, क्योंकि पांचवा स्तंभ अभी तक इस दरवाजे पर एक बार भी नहीं आया था। इसीलिए हम पहली बार यहाँ आए हैं। उन्हीं मुद्दों पर प्रकाश तो नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि उस घटना के बाद से जीवन कैसा बदला है, अब उनका जीवन किस तरह चल रहा है। जी, आप पीड़िता के भाई हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा आपसे, वैसे तो नाम सब जगह पूरी तरह से चल ही गया है। अब जब से घटना घटी है, कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, चार्जशीट भी लग चुकी है। क्या आपको आश्वासन लग रहा है कि अब कब तक आपको न्याय वगैरह मिल जाएगा? वकीलों से बातचीत चल रही होगी, सीमा कुशवाहा केस लड़ रही हैं आपका ना? हाँ, तो क्या कहते हैं, अब कब तक आपको न्याय मिल जाएगा? देखिए, न्याय की बात करें तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो केस की स्थिति है बहुत ही स्लो चल रही है। सरकार का ये कहना था कि केस जो है फास्ट ट्रैक चलेगा, लेकिन वो फास्ट ट्रैक नहीं चल रहा है। पहले दिसंबर लास्ट वीकली मतलब डेट हो रही थी, लेकिन अब जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा तो अब मंथली डेट हो रही है। तो इसे देखकर लगता है कि न्याय जल्दी मिलना मुश्किल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था, लेकिन अभी फास्ट ट्रैक में तो नहीं है। सीबीआई जांच से पहले जब तमाम लोगों ने ये कहा था कि नहीं है, अभी तो रेप तो हुआ ही नहीं है, कोई भी सीमेन की पुष्टि नहीं हुई है कहीं भी किसी भी मेडिकल जांच में, उस वक्त के हालात जो थे, जब पुलिस के साथ आपको लगातार भिड़ना पड़ रहा था, पुलिस पूरी तरह से साथ नहीं दे रही थी, उसके बारे में बताइए कि पुलिस ने, ये सीआरपीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? पुलिस प्रोटेक्शन से काम क्यों नहीं चल पाया? सीआरपीएफ की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं, सर्वर जाति के लोग हैं, यहाँ पर जगह जगह पंचायतें चल रही थी, धारा 144 लगी हुई थी
और यहाँ पुलिस पीछे खड़ी हुई है, लोग धमकियाँ दे रहे हैं खुलेआम, मैसेज द्वारा धमकियाँ दे रहे हैं, फ़ोन द्वारा धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति पुलिस नहीं संभाल पा रही थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता संज्ञान लिया, इसलिए सीआरपीएफ का यहाँ पर आदेश करना पड़ा। ये जो बटालियन है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है यहाँ पर जी। तो ये 24 घंटे रहते हैं यहाँ पर? ये 24 घंटे रहते हैं, शिफ्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। शिफ्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। गांव के अब हालात क्या हैं? गांव के लोग क्या कहते हैं? जो लोग, कई लोग विरोधी आपके जो पक्ष जिनके खिलाफ केस चल रहा है, वो लोग तो यही कह रहे हैं अभी तक कि नहीं, बिल्कुल हमारे लोग तो गलती से हम लोगों को पकड़ लिया है, कोई नाम नहीं है, बिल्कुल गलत हो रहा है। वो लोग, गाँव के लोगों का क्या हालात है, वो क्या क्या कहते हैं इस बात पर? देखिए, गाँव के लोग तो कहेंगे, और क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं वो 4 हैं। यहाँ कम में संख्या है उन लोगों की, सर्वर जाति से उनकी ज़्यादा संख्या है, कुछ ज़्यादा लोग हैं उनके, तो वो उनके सपोर्ट में है। गांव की कुल कितनी आबादी होगी आपके? गांव के 400-500 की वोटिंग है यहाँ। 400-500 की वोटिंग है। तो गांव के जो आपके सवर्ण जाति के लोग हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा हैं जैसा आप बता रहे हैं। दलित समाज के कितने लोग रहते होंगे? दलित समाज के यहाँ पर 4 घर हैं। सिर्फ 4 घर हैं? सब आप ही की कम्युनिटी के अलग अलग हैं? नहीं, हमारी वाल्मीकि समाज की कम्युनिटी रहती है यहाँ पर। तो वो आप ही एक ही परिवार है कि अलग अलग लोग हैं? उनमें तो एकता है कि नहीं? एकता तो है उनमें, लेकिन वो भी डरे हुए हैं, जो भी 4 घर हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं उनको देखो। ज़रा उस रात के बारे में बताइए, आप बड़े भाई हैं उनके। उस रात को जो एकदम जबरन तरीके से परिवार को बिना विश्वास में लिए जो उन लोगों ने किया था, वो उस घटना के बारे में मैं एक बार सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं था वहाँ पर मौजूद और मुझे पूरी जानकारी जो थी और दूसरे सोर्सेज से मिल रही थी। एक बार आप अपने मौखिक रूप से बता दीजिए। देखिए सर, जो हमारी जो बहन 29 तारीख को हमारी ख़त्म हो गई थी, तो सफदरजंग में ख़त्म हुई हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जो पोस्टमार्टम जो हुआ, जब ख़त्म हो गई थी, तो उसके पोस्टमार्टम जब लेके जा रहे थे, तब मेरे भाई के साइन हुए थे, पापा के साइन हुए थे ले जाने के समय। उसके बाद फिर डेड बॉडी को पता नहीं है कि वहाँ से वो कब निकाल दी, कैसे निकाली, किस समय निकाली, उसका अभी तक कोई पता भी नहीं है उस समय। और ना ही जो उसके जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद होता है साइन सबमिट करी जाती है, जब वो पता नहीं चला। फिर वहाँ पर कम से कम रात के 9 बजे वो यहाँ से एडीएम साहब जाते हैं, पापा को और भाई है मेरा, उसको ज़बरदस्ती लेके आते हैं। और जब लेके आते हैं रात के करीब 12 बजे वहाँ भतीसा पुल के नीचे एक गाड़ी खड़ी होती है और डीएम वगैरह वहाँ पर, एसपी वगैरह सब लोग वहाँ पर मिलते हैं। तो पापा को और इसको बोलते हैं कि आपको राजनीति बिल्कुल वो नहीं करना है और जाके सीधा डेड बॉडी को जलाना है। और जब यहाँ पे देखा तो उस समय रात के करीब 2-2:30 बजे बहन की डेड बॉडी जला दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिस्टम बना रखा था, लकड़ी वगैरह। गाँव में कहाँ किया था ये सब कुछ? सर, हमारा एक है यहाँ पर, हमारा जो वाल्मीकि समाज का शमशान घाट है, वहाँ पर उसको मतलब जलाया गया। और तो पूरा संस्कार हुआ था कि ऐसे ही कर दिया था? ये तो सर हमने नहीं देख पाया, क्योंकि हमें तो आप मौजूद नहीं हो पाए वहाँ पर? नहीं हो पाए सर, हमें तो वहाँ पर दिखाया तक नहीं, क्योंकि हमने तो, हमें तो बस ये थी उनसे सर, कम से कम 2-4 घंटे की बात है, हम लोग अपने जो हिंदू रीति रिवाज से हम लोग अपना बहन का जो भी कुछ होता है वो करेंगे। और अब 2-3 घंटे कुछ नहीं बिगड़ा था सर। बिल्कुल, रात में तो कोई संस्कार नहीं होता हिंदू रीति रिवाज में। पर ये प्रशासन पर वो दबाव था कि पता नहीं क्या था, कि उसमें बहन के उसके डेड बॉडी में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि उनको रातों रात में जलाना पड़ा। और उसके बहन के मतलब कि हमारे जो बहन बेटियां सब लोगों ने उसको एम्बुलेंस तक नहीं जाने दिया, और पुलिस वालों ने खूब टॉर्चर करा, मारा पीटा, सब कुछ तारों पर फेंका, किसी का हाथ फटा, किसी कुछ हुआ। मेरे सरकार के समर्थक जो हैं वो ये लोग, उनका ये मानना है शहर, प्रदेश और पूरे देश में, कि ये जो रात में पुलिस ने किया, वो उनकी पक्ष लेते हुए कहते हैं कि रात में जो उन्होंने किया उसके पीछे ये वजह थी कि आप लोग हंगामा करने वाले थे अगले दिन तमाम राजनीतिक दलों के सामने। दो और संगठन अगर सुबह हो जाती तो और संगठन आ जाते और यहाँ शहर में दंगा फसाद हो सकता था, बड़ी घटनाएं हो सकती थी। ऐसी कुछ तैयारी थी यहाँ पर? तो ऐसा सर कोई तैयारी नहीं थी, इनका तो सब प्रोपेगेंडा ही बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी 50 से 60 लोग थे, और जो कि हम पुलिस जो पूरा प्रशासन यहाँ पर था, कम से कम यहाँ पर हज़ारों के हजार 2-4 की तादाद में, क्योंकि यहाँ पर हर जिले के बॉर्डर सील कर दिए थे, हर थाने के पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। हमारा जो घर है वो पूरा छावनी बना रखा था, हमारे छत पे पुलिस, हमारे आंगन में पुलिस, हर जगह पुलिस ही पुलिस कर रखी थी। और मेरे पापा को और हम लोगों को ज़बरदस्ती ले आने की कोशिश कर रहे थे कि चलिए आप मतलब उसका संस्कार कीजिए, संस्कार के हमने मना करके हमारी डेड बॉडी को यहाँ पर, हमारे बहन को यहाँ पर पहले हम अपने हमारी डेयरी पे लेके आ जाइए, जो उसके बाद जब कुछ हम अपने तरीके से करेंगे। पर उन्होंने नहीं मानी वो, और उन्होंने बोला अगर नहीं करेंगे तो, अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ोगे तो फिर गोली चलेंगी आपको। ये हमने डरा के वो जो फिर जो वहाँ पर लेके डेड बॉडी को चले गए। देखिए, यही तो हमारे देश की पुलिस की समस्या है
कि वो लोग अपराधियों को पकड़ने से ज़्यादा इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह जो पीड़िता का परिवार होता है, ये एक ही रेप की घटना नहीं, तमाम रेप की घटनाएं जब होती हैं तो पीड़िता के परिवार को इतनी तकलीफ़ें उठानी होती हैं, इतनी तकलीफ़ें किसी और को नहीं उठानी होती हैं। जो कि सर यहाँ पर हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये बात होती है, जो अनविवाहिता जो बेटी होती है उसको हम लोग दफनाते हैं, जो विवाहित होती है तो उसको जलाते हैं सर। पर हम लोग को तो इससे ऐसा मौका भी नहीं दिया, और जो डेड बॉडी जो जलाई गई थी प्रशासन के द्वारा, हमें ये भी नहीं पता वो हमारी बहन की थी या किसी और की थी। देखिए वो दिन कोई नहीं भूल सकता, 30 सितंबर था ना, 30 सितंबर का दिन था और उस रात थी 30 सितंबर की। पुलिस के देखिए तमाम अधिकारियों ने जितनी लापरवाही, जो घोर लापरवाही की थी, वो पूरी दुनिया देख रही थी। पहले उनके बयान कुछ और आ रहे थे, पहले छेड़खानी का मामला बताया, पीड़िता का खुद का बयान रिकॉर्ड हो जाने के बावजूद उसको छेड़खानी के आरोप में रख दिया, और उसके बाद फिर उसको कहा कि अब रेप हुआ है। फिर एडीजी साहब ने कहा कि रेप जिसने कहा है मैं उसके खिलाफ एफआईआर करूंगा। फिर उसके बाद सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच में 2000 पन्नों की चार्जशीट लगाई जाती है जिसमें साफ साफ लिखा जाता है कि रेप होता है। तो पुलिस किस तरह काम करती है आप खुद देख लीजिए, पुलिस के काम करने का तरीका क्या होता है। उसका सर बहन का 14 तारीख को, ये जो घटना 14 तारीख को होती है, उसके मतलब कि उसका जो मेडिकल वो कराया जाता है प्रशासन के। हमने इतने कहा बहन का मेडिकल करा दिए, पर उन्होंने नहीं कराया, जो कि कम से कम 10 दिन के बाद मेडिकल कराया सर। 10 दिन के बाद मेडिकल कराया था। देखिए कई लोगों ने ये आरोप लगाया है, वैसे मेरा पूछना बनता नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि कई सारे लोगों ने जो आरोपियों का पक्ष लेना चाहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि पीड़िता आरोपियों को पहले से जानती थी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? और कई लोगों ने तो आप पर ही आरोप लगा दिया था कि आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि आप पर भी आरोप लगाया गया था कि आपने ही पीड़िता के साथ मारपीट कर दी थी। इन बातों की क्या सत्यता हो सकती है? सत्यता सर ये कुछ नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहे हैं ये लोग, ये सब अपने जवानी सब बकते हैं। जो जिसमें हमने अपनी बहन को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, हम लोग उसको ऐसे काम क्यों करेंगे? और फिर कोई बात होती है तो हमें पता पड़नी चाहिए थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इनकी सब साजिश से करी गई, पूरे तरह से उसके तो अलग तरीके से करा गया है सब। गांव के लोगों का व्यवहार कैसा है अब आप लोगों के प्रति? गांव के लोगों का तो वही पहले था, वो आज भी है, क्योंकि वो तो आरोपी पक्ष में अभी भी हैं और पहले भी पंचायतें चल रही थी उस वक्त से लेकर के अब तक, तो उन लोगों ने अभी तक कोई गांव के सवर्ण समाज ने एक भी, जैसे सवर्ण समाज में भी कई सारे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, वो जब एक पीड़ित का क्या दर्द समझते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति निकल के नहीं आया अभी तक आपके लिए? देखिए अभी तक घटना के हुए आज 1.5 साल हो गया, गाँव का एक आदमी छोड़ो एक बच्चा तक नहीं है पूछने आया कि आप लोग क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो और क्या कर रहे हो, ये तक पूछने नहीं आया। तो क्या उम्मीद करते हैं उनसे? जी तो देखिए ये तमाम परेशानियां देखिए जो झेल रहे हैं। अब आप लोगों का मेन जो रोज़गार क्या है यहाँ पर गांव में? पहले क्या था, आप काम वगैरह क्या करते थे? देखिए हम दोनों भाई जो है प्राइवेट काम कर रहे थे गाजियाबाद में। अच्छा, नौकरी कर रहे थे कहीं पे? प्राइवेट काम। दोनों भाई गाजियाबाद में? जी। तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था उस समय, तो बड़े वाले भैया इधर गांव में थे उस समय जब घटना हुई थी। मैं जब उस समय घटना हुई थी तो मैं गाजियाबाद में था, उस समय ड्यूटी पहुंच चुका था। तो मेरे को पता चली कैसे से, तो फिर मैं वहाँ से उसी दिन आ गया। 14 तारीख से और 29 तारीख तक मैं उस अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल में ही रहा था। बाकी फिर उसकी डेथ हो गई तो फिर हम लोग फिर घर आ गए। अब उसके बाद से अब क्या काम वगैरह कर रहे हैं? काम अभी देखिए हम लोग अभी सुरक्षा में, कहीं नहीं जा रहा है कोई परिवार में कोई सदस्य, सभी लोग घर में ही हैं। तो जीवन यापन कैसे चल रहा है? जीवन यापन ऐसे चल रहा है, सरकार ने जो मुआवजा दिया है उसी से सब कुछ, घर का मुआवजा मिला? हाँ, मुआवजा कितना पैसा मिल गया? लगभग 25 लाख दिया था उसी समय। प्रदेश सरकार ने से मिला कि केंद्र सरकार से? नहीं, प्रदेश सरकार से मिला था, लेकिन वो भी SC/ST का लगा करके दिया था। SC/ST का लगा करके मतलब किस तरह, किसी और विभाग के द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा ही दिया गया था। अच्छा। चलिए देखिए, तमाम जितने लोग हमसे कह रहे थे कि आप हाथरस जाएं तो सवाल पूछिएगा, तो ये सवाल हमने पूछे इन सबसे। और आवास, सरकार ने तो नौकरी और आवास के लिए भी बोला था, लेकिन आज तक सरकारी नौकरी और आवास वगैरह कुछ नहीं मिला। ना नौकरी दी ना आवास दिया। इसके लिए सर लखनऊ में हम डेट पढ़ रही हैं, पिछले दिसंबर में डेट पड़ी लखनऊ में, तो मैं वहाँ पर कोर्ट में अंदर मौजूद था। तो वहाँ पर आज सरकार के वकील की तरफ से ये बात बोली जाती है कि पीड़ित परिवार को मतलब कि एक सदस्य को प्राइवेट नौकरी की कंपनी में दिया जाएगा, और जो आवास है आपको हाथरस में दिया जाएगा। सरकार तो प्राइवेट नौकरी कहाँ देती है? हमेशा सरकारी नौकरी देती है। हाँ, पर हमने जज साहब ने पूछा कि आपको स्वीकार है, मैंने मना कर दिया कि सर जो CM साहब ने जो प्रॉमिस किया है हमें वो उस चीज़ को चाहिए था, और जो कि सरकारी नौकरी का वादा किया गया है उस चीज़ के
ये वो रखी है। और जो आवास के बोल रहे हैं कि आपको अगर आवास चाहिए तो आपको मतलब जो हमारी खेती है पुरानी उसको सरेंडर करके जब आवास वगैरह जो कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा ये? हाँ जी, तो आपको सरकार ने मुआवजे के लिए अलग से कोर्ट में जाना पड़ रहा है, एक अलग केस के थ्रू? जी हाँ सर, बिल्कुल सर। हमारा जो क्रेमेशन जो रात के 2:30 बजे उसको जो बहन को जला गया था वो चल रहा केस, और जो हमारे जो कुछ यहाँ पर जो कुछ भी नहीं दिया गया उसका भी मैटर उधर ही चल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि आप सोचिए कि पहले तो कि हमें एक मुकदमा लड़ना पड़ रहा है न्याय के लिए, और फिर दूसरा मुकदमा फिर हमें उसके न्याय का जो मुआवजा है उसके लिए अलग मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए जो तकलीफ़ें जिनके घरों में ये घटनाएं हो जाती हैं, हम लोग तो टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं दूर से, हमें क्या मालूम होता है कि किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद की घटनाएं, अब देखिए वो घटना तो एक दिन गुजर गई, अभी जो रोज़ झेल रहे हैं उसका क्या, वो किस जगह जाकर कहें, किससे कहें? जी, तो जब भी सर हमें जाना होता है तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी करके लेके जाते हैं सर। जो कुछ मुआवजा मिला सब उसी में से हमारा चल रहा है। लखनऊ का भी मुआवजा, बिल्कुल वही तो बात है कि अगर आप कोर्ट केस चलाएंगे तो कोर्ट केस में पैसा खर्च होगा, सरकार में और तो पैसा खर्च होगा तो आप वो जो मुआवजा आपको दिया गया है, जाहिर सी बात है वो पैसा खर्च होगा। आपके पास जो रोजगार नहीं है, आपके पास कोई जीवन यापन करने के लिए कोई इतनी मजबूत स्थिति नहीं है, तो फिर कहाँ से केस लड़ेंगे? केस लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए। जो केस लड़ रही हैं आपके सीमा कुशवाहा, वो आपका फ्री लड़ रही हैं? फ्री लड़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से मुफ्त में लड़ रही हैं सीमा कुशवाहा। चलिए, ऐसे लोगों को तो धन्यवाद है जो लोग समाज में आकर के तमाम लोगों जो पीड़ित हैं उनके परिवार का दर्द समझते हैं और इस तरह काम करते हैं। देखिए, पूछने के लिए तो कुछ है नहीं है, मैंने सारी चीज़ें लगभग आपसे पूछ ही ली हैं, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं एक बार सरकार जो भी है ये प्रेजेंट में, वो सरकार अभी जो कामें कर रही है वो सब जातिवादी के उस पर काम कर रही है। अगर देखिए मनीष गुप्ता, उसका हत्याकांड होता है, उसको मुआवजा मिलता है, तुरंत नौकरी दी जाती है, सारी चीज़ें दी जाती हैं, और हमारे में तो मुआवजा भी सब जाति को देख कर मिलता है, नौकरी तो मिली नहीं है, आवाज़ भी नहीं, और न्याय भी हमें उम्मीद है कि वही जाति देख कर के मिलेगा। वो तो धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमें छोटे चैनलों का, क्योंकि छोटे चैनलों ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था जब ये घटना हुई थी। बड़े चैनलों को होश नहीं था, वो तो सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहते हैं, उनको सिर्फ चुनाव से मतलब रहता है। लेकिन जब उनको पर्सनली अटैक हुआ उनके ऊपर, तब जाकर उनका अंदर का ज़मीर जागा, और जब उन्हें खुद रोका गया तब उन्होंने देखा कि इस गांव में तो टीआरपी है, तो इस गांव में चलते हैं। तो अभी सारे बड़े बड़े चैनल यहाँ आने लगे और इन बेचारों की आवाज़ वहाँ पर उठ गई। इतना छोटा गांव है, समझ लीजिए शहर, एक छोटा सा ज़िला है हाथरस, उसका एक कस्बा, और उस कस्बे में भी एक छोटा थाना, और उस थाने में भी छोटा सा गाँव, लगभग 300-400 लोगों की आबादी का गांव है। यहाँ तक कैसे कोई पहुँचेगा? तो यहाँ की आवाज़ जो पहुँच गई वो मीडिया के थ्रू पहुँची, इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन हर जगह ये आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। जिस वक्त हम बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं, भारतवर्ष में इस वक्त भी कोई ना कोई रेप हो रहा होगा। हर भारत में मिनटों का आंकड़ा है रेप का। तो सोचिए कि ऐसे परिवारों को किस तरह कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, विचार कीजिए एक बार। चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।